मैं थोड़ा सा एंडोक्राइन सिस्टम के लेवल पे आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि एक दो जो डिजीज है इससे रिलेटेड कुछ डिजीज है जो जैसे थायराइड वगैरह हो गई, हाइपर थायराइड, उसको मैं बताऊंगा इसके बाद। तो हमारी बॉडी जो है वो, आप समझिए, हार्मोन और जो सिग्नल्स होते हैं, न्यूरॉन सिग्नल्स होते हैं, उनसे ही पूरी बॉडी मैनेज होती है। मैं बोलूँ कि एंडोक्राइन सिस्टम और नर्वस सिस्टम के थ्रू पूरी की पूरी जो बॉडी है वो हमारी मैनेज होती है। एंडोक्राइन सिस्टम की बात करें तो उससे जो सिक्रेशन होते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम में बहुत सारी ग्लैंड्स आती हैं, ग्लैंड से बहुत सारे सिक्रेशन जो है वो निकलते हैं, उन सिक्रेशन को हम हार्मोन बोलते हैं। तो हार्मोन से लगभग लगभग 50% सिस्टम हमारा, और परसेंट में तो खैर नहीं बोल सकते, लेकिन एक मैंने बात बताई कि ये सारी चीजें मैनेज होती है। एंडोक्राइन सिस्टम, मैंने बताया, ग्लैंड होते हैं, ग्लैंड से हार्मोन निकलते हैं और ये हमारे मेटाबॉलिज्म को, रेस्पिरेशन को, रिप्रोडक्शन को, सेंसरी मोटर जो फंक्शन होता है पूरा, हमारी पूरी दिन की एक्टिविटी, जितने सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं वो, हमारी बॉडी की ग्रोथ, इन सब को कौन मैनेज करता है? एंडोक्राइन सिस्टम ही मैनेज करता है। एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है। और इसमें ग्लैंड्स हैं, वो मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से इसमें जो है ग्लैंड्स काम करती है। काम की भी हम बात करेंगे। वैसे दो टाइप की जो ग्लैंड्स है वो इसमें देखने को मिलती हैं। एंडोक्राइन सिस्टम ग्लैंड से मिलकर ही बना है, तो आपको ध्यान रखना है। पूरी बॉडी में हमारी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की ग्लैंड्स है। कुछ ग्लैंड्स जो है वो, मैक्सिमम ग्लैंड जो है एंडोक्राइन सिस्टम में लिस्ट करती हैं, और क्या क्या ये इफेक्ट डालता है वो मैंने आपको अभी बताया। एंडोक्राइन ग्लैंड्स, तीन टाइप की ग्लैंड बनती है, आप मान के चलिए। एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन और मिक्स्ड, ठीक है, ब्लेंडेड भी आप उनको बोल सकते हैं। एक मिनट, मेरे नाक में कुछ इरिटेशन। हाँ जी, तो तीन टाइप की ग्लैंड होगी, एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन और जो मिक्स ग्लैंड होगी, या ब्लेंडेड ग्लैंड भी उनको बोल सकते हैं। जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होती हैं, उन ग्लैंड्स में अपने सिक्रेशन को, मैंने बताया हर एक ग्लैंड से कुछ ना कुछ सीक्रेट होता है, उसी को उसका हार्मोन बोलते हैं। तो ऐसी ग्लैंड जिसमें अपने सिक्रेशन, सिक्रेशन कहीं निकलता है ग्लैंड से और वो कहीं और जाके उसको एक्शन करता है अपना, मतलब कहीं और जाके वो एक्शन करता है, लेकिन किसी स्पेसिफिक नली के डक्ट के थ्रू वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचता है। जो डक्ट उसी जो जो ग्लैंड होती है उसी का पार्ट होती है। जैसे हमारी स्वेट ग्लैंड होगी, पसीने वाली जो ग्लैंड होगी, और जो सिबीशियस ग्लैंड होगी जिनसे सीबम निकलता है। सिबीशियस ग्लैंड और स्वेट ग्लैंड नीचे हमारी स्किन की लेयर में रहती है, और स्किन की ऊपर की लेयर पे वो अपना सिक्रेशन छोड़ती है। मिल्किंग ग्लैंड भी वो हमारी एक्सोक्राइन ग्लैंड ही होती है, जिनसे फीमेल में जो होती है। दूसरा, जो जो ग्लैंड्स में डक्ट नहीं होती है, पाइप नुमा स्ट्रक्चर नहीं होता है, और वो अपना सिक्रेशन ब्लड में छोड़ती है, और ब्लड के थ्रू वो ट्रांसपोर्ट होके वहां पहुंचता है जहां उसको एक्शन दिखाना होता है। वो हमारी एंडोक्राइन, ठीक है, ग्लैंड्स होती हैं ये सारी हमारी, जो ग्लैंड्स है खासकर, जिनका सिक्रेशन सारा ब्लड में ही निकलता है। हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। मिक्स ग्लैंड होगी जो, जिनमें दोनों चीजें आप एक तरीके से देखने को मिल सकती है, दोनों का मिक्सचर भी हो गया, जैसे पैनक्रियास होती है, ठीक है। स्प्लीन भी उसी टाइप की ग्लैंड, जिनमें कहीं ना कहीं ब्लड में भी कुछ सिक्रिएट करती हैं, और उनमें अपनी एक डक्ट भी होती है जो कॉमन हेपेटिक डक्ट में जाके फिर मिलती है।
अब ये जो जो कुछ हमने पूरा सिस्टम पढ़ा है, इनको इसको मैं कोमुलेटिव करके अगर एक पूरा सिस्टम ही मान लो, एंडोक्राइन सिस्टम, इसमें डिफरेंट डिफरेंट ग्लैंड्स हैं। हर एक ग्लैंड से डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हार्मोन निकलते हैं। हर एक हार्मोन का अपना एक्शन होता है जो अलग अलग जगह वो दिखाता है। उस तरीके को ही मैं लेके चलूंगा, क्योंकि बहुत डीपली ले जाके तो बहुत लेंदी चैप्टर हो जाएगा, फिर हमें डिजीज भी देखनी है। तो मैं सीधा जो मेन मेन ग्लैंड है उनका इंट्रोडक्शन स्टार्ट करता हूँ। पिट्यूटरी ग्लैंड है पहली जो मेन ग्लैंड है, सबसे इंपॉर्टेंट ग्लैंड है, मास्टर ग्लैंड भी इसको बोलते हैं। छोटे से पी के दाने, मतलब मटर के दाने के बराबर की ग्लैंड होती है, और हमारे जो ब्रेन होता है वहाँ पे ये एग्जिस्ट करती है। इम्पोर्टेंट जो हार्मोन इससे निकलते हैं वो ऑक्सीटोसिन है। और ऑक्सीटोसिन को हम जानते हैं लव हार्मोन भी बोलते हैं उसको। और फीमेल में बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है, मिल्किंग मिल्क प्रोडक्शन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अफेक्शन का जो हार्मोन है वो भी इसको बोलते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड से जो है वो निकलता है। वैसोप्रेसिन एक हार्मोन है, बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है ये भी, पिट्यूटरी ग्लैंड से ही निकलता है। ये इसका जो एक्शन है वो समझिए हमारी जो किडनी पे भी थोड़ा बहुत है, और जो यूरेटर होती है उन पे इफेक्ट इसका दिखता है। यूरिन की कंसंट्रेशन को मैनेज करता है, यूरिन की अर्जिंग को मैनेज करता है। वैसोप्रेसिन एडीएच भी बोलते हैं इसको, एंटी डायरेटिक हार्मोन। फिर वृद्धि जो हार्मोन है या ग्रोथ हार्मोन है वो भी होता है, सोमैटोट्रोपिन भी इसको बोलते हैं। ये हमारी बॉडी के लेंथ को, ठीक है, विड्थ को, इसको मेंटेन करने का काम करता है, खासकर हाइट को। और ये कम होने पे आदमी की हाइट कम रह जाती है, ज्यादा होने पे आदमी उबड़ खाबड़ बहुत बड़ा, जैसे खली महाबली इस टाइप के लोग जो है हो जाते हैं, ज्यादा अधिकता होने पे जो है इस वाले हार्मोन की। प्रोलेक्टिन हार्मोन होता है, ठीक है। और ये फीमेल के लिए है, आप जानते हैं उनकी ब्रेस्ट में जो मिल्क का प्रोडक्शन है उसको खासकर मैनेज करने के लिए काम करता है। और भी चीजें हैं लेकिन एक मेन मेन इफेक्ट मैं आपको बताऊं। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है ये, मेल फीमेल दोनों में रहता है वैसे तो, लेकिन मेल में बहुत इंपॉर्टेंटली ये फंक्शन करता है। पेनिस पे बहुत इफेक्ट ये जो है दिखाता है। ये सारे हार्मोन जो मैंने बताया ये पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलते हैं। मास्टर ग्लैंड जो होती है मेनली जो चीजों को मैनेज करती है, एफएसएच है ये भी, मेल फीमेल दोनों में काम करता है। मेल के जो टेस्टिस है उन पे एक्शन रहता है इसका, और फीमेल के जो ओवरीज होती है वहां पे इसका एक्शन रहता है। प्यूबर्टी एज में आने के बाद ये इसका सिक्रेशन जो है स्टार्ट हो जाता है, एफएसएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, मतलब ये इसकी फुल फॉर्म भी होगी। यानी कि स्पर्म और जो ओवा होता है उनके प्रोडक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये रोल प्ले, ये जो है वो प्ले करता है। फिर हमारी एक और इम्पोर्टेंट एंडोक्राइन ग्लैंड है, वो है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड आप जानते हैं, इससे थायरोक्सिन हार्मोन जो है खासकर जो मेन हार्मोन निकलता है। इसके अलावा भी कुछ हार्मोन होते हैं छोटे, लेकिन जो मेन हार्मोन है वो इम्पोर्टेंट है। और थायरोक्सिन हार्मोन को आयोडीन आप जानते हैं सीधा सीधा अफेक्ट करता है, इसकी वजह से हाइपोथायराइड, हाइपरथायराइड, ये सारी डिजीज देखने को मिलती है। और थायराइड भी एक स्लो पॉइजन की तरह डिवाइस डिजीज होती है, आप जानते हैं उसको। डायबिटीज की तरह ही ये भी पेशेंट को अंदर से खोखला करती चली जाती है। बहुत सारी प्रॉब्लम इसकी वजह से देखने को मिलती है। ऑक्सीडेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, मेटाबॉलिज्म में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है थायरोक्सिन, थायराइड ग्लैंड मतलब। थायराइड ग्लैंड के पीछे ही एक दूसरी ग्लैंड होती है, पैराथायराइड ग्लैंड। और इससे पैराथार्मोन जो हार्मोन है वो सीक्रेट होता है मेन, जो ये समझो कि जो कैल्शियम का लेवल है हमारी बॉडी में उसको ये मैनेज करता है। अच्छा, मैक्सिमम लेवल पे आप इनकी रेमेडी भी जान चुके होंगे, वैसे तो मैंने पढ़ा दिया है, आप बीच बीच में स्पेसिफिकली नहीं, लेकिन अगर आप बीच बीच में निकाल के देखें तो आपको सब पता है। पिट्यूटरी ग्लैंड पे आर ई और वाई, इलेक्ट्रिसिटी, आर ई वाई और डब्ल्यू ई, ठीक है, आर ई वाई डब्ल्यू और एस वन सभी ग्लैंड पे काम कर सकता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। लेकिन स्पेसिफिकली आर ई वाई और डब्ल्यू ई पिट्यूटरी ग्लैंड पे काम करती है, मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाले सभी हार्मोन को आप आर ई वाई डब्ल्यू से
मैनेज कर सकते हैं। F1 भी कुछ लेवल पे करता है, लेकिन REYW साथ में स्पेसिफिकली रेमेडी हम यूज करते हैं, जैसे S2 C1 C2 S1 मैंने बताया सब जगह काउंट कर सकता है। तो ये FSH LH, ठीक है, इन सब जगह आप इनका जो रोल है वो देखते हैं। और जो C11 का प्रोटोकॉल है वो भी काफी हद तक पिट्यूटरी ग्लैंड के लेवल पे चीजें मैनेज करता है, इसलिए मैंने आपको मेल इनफर्टिलिटी के लिए भी उसको बताया था। पैराथायराइड ग्लैंड है, पैराथायराइड ग्लैंड में कैल्शियम लेवल को जो है मैनेज करती है। इसकी कमी की वजह से भी बहुत सारे डिजीज हैं। D3 के लेवल को भी मैनेज करती है ये। टिटेनी नाम का डिजीज जो है वो इसकी वजह से हो जाता है, टिटेनी। इसके अलावा ओस्टियोपोरोसिस, ओस्टियोआर्थराइटिस, इसके लिए भी ये पैराथायराइड ग्लैंड। अच्छा, थायराइड ग्लैंड पे कौन सी मेडिसिन काम करती है? थायराइड ग्लैंड पे भी रेड इलेक्ट्रिसिटी भी करती है, ठीक है, लेकिन स्पेसिफिकली S2 C2 S1 इन सभी ग्लैंड पे काम करेगा। ग्लैंडुलर फंक्शन की बहुत अच्छी रेमेडी है S1। लेकिन यहाँ थायराइड ग्लैंड पे आप लोग लिखते चलना अपने साथ, इतना सब कुछ नहीं मैं लिख पाऊंगा। थायराइड ग्लैंड की स्पेसिफिक रेमेडी इलेक्ट्रिसिटी में हो गई REYW, और S2 C2 और S1, ये स्पेसिफिकली रेमेडी हमारी हो गई। इसके अलावा बी भी काम करता है, और A1B को भी हम यूज करते हैं, लेकिन हम एक्चुअली स्पेसिफिकली थायराइड पे काम कराने के लिए A1B को नहीं, उसके कॉम्प्लिकेशन या उनको मैनेज करने के लिए A1B का यूज करते हैं। पैराथायराइड पे और थायराइड पे भी करता है, पैराथायराइड और थायराइड दोनों पे C4 काम करता है, ठीक है। S1 C4 या L2 और C4 बहुत अच्छी रेमेडी है, इसलिए थायराइड वाले केस में भी हम C4 को देते हैं, खासकर हाइपो थायराइड में जब TSH की प्रॉब्लम रहती है। हालांकि वो पिट्यूटरी ग्लैंड के लेवल पे है, लेकिन क्योंकि इफेक्ट तो थायराइड पे रहता है तो वहां भी हम C4 का यूज करते हैं। इसके अलावा पैनकियास के बारे में अभी मैंने डायबिटीज में भी आपको बताया। इसमें लेंगरहैंस सेल्स, ठीक है, अल्फा बीटा जो उसके सेल होती हैं उनके थ्रू आप जानते हैं, खासकर बीटा सेल के थ्रू और अल्फा सेल के थ्रू ग्लूकागोन और इंसुलिन, ये दो इंपॉर्टेंट सीक्रेट होती हैं, सिक्रेशन यहाँ से होते हैं। डायबिटीज मेन डिजीज है एक्चुअली, इंसुलिन की कमी की वजह से या इंसुलिन की एक्शन की कमी की वजह से ये डिजीज हमें देखने को मिलती है। यहाँ पे हमारी आप रेमेडीज की तो सब समझ ही चुके हैं। स्पेसिफिकली जो रेमेडी है उसकी आप C2 या C10 का यूज कर सकते हैं। C17 भी रेमेडी स्ट्रक्चर पे, इसलिए मैंने आपको बताया था कि C17 या C2 को 1000 में आप डायबिटीज के पेशेंट को, कल जब क्लास ली थी मैंने तो बताया था, हायर डायमेंशन में लेने के लिए। इसके अलावा एक थाइमस ग्लैंड होती है, हार्ट के पास होती है हमारे चेस्ट में, और इससे थाइमोसिन जो हार्मोन है वो रिलीज होता है। इस पे हमारी रेमेडी C5 काम करती है, A3 काम करती है, B भी काम करती है, और L1 काम करती है, बल्कि L2 पूरा ही बोल दूँ तो ज़्यादा अच्छा है, W भी काम करती है। और वहाँ पे C5 के लेवल पे हम एक्चुअली C11 का यूज कर लेते हैं, C11G को, क्योंकि D4 में D5 में देने से इम्यूनिटी भी बढ़ाती है, क्योंकि इस वाली जो ये ग्लैंड है इसका काम टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट, मतलब इम्यूनिटी में इसका इंपॉर्टेंट रोल प्ले रहता है थाइमस ग्लैंड का। तो वहाँ पे आपको इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आप जानते हैं L2 W वर्वन ये सब रेमेडी है, वर्वन भी काम करती है। एड्रीनल ग्लैंड है जो किडनी के ऊपर होती है, किडनी के ऊपर एक कैप टाइप ये ग्लैंड लगी होती है, इससे कोर्टिसोल रिलीज होता है। कोर्टिसोल हार्मोन भी बहुत इंपॉर्टेंट, फाइट एंड फाइट हार्मोन भी, मतलब जो एकदम से कुछ चीजें घटित होती हैं, एकदम से कुछ चीज सामने आ जाए, एकदम से कुछ चीज देखने को मिल जाए, उसके पूरे के पूरे एक्शन को मैनेज करने के लिए ये कोर्टिसोल हार्मोन जो है वो निकलता है। वैसे कोर्टिसोल के लेवल पे आप अगर अंग्रेजी दवाई को देखेंगे ना, एलोपैथी मेडिसिन एंड कोर्टिसोल, ये टॉपिक आपने अच्छे से पढ़ लिया, देख लिया और समझ लिया, तो आप समझेंगे कि एलोपैथिक मेडिसिन किस तरीके से ह्यूमन बीइंग को बर्बाद करने की तरफ चल रही है। ठीक है, ये पूरा ये जो ग्लैंड है
इस पूरी ग्लैंड को बर्बाद कर देती है, खासकर बीपी की मेडिसिन। ठीक है, बीपी की मेडिसिन बहुत बुरे लेवल पे इफेक्ट डालती है इस पे। और ऐसे लोगों को आप देखते हैं ना, जब सडन जो कार्डियक अरेस्ट होता है, वो क्योंकि उनका जो कोर्टिसोल का लेवल है वो बिल्कुल गड़बड़ हो चुका है, वो बिल्कुल मैनेज नहीं कर पाते ऐसी चीजों को। वो थोड़ा सा कुछ भी सामने आएगा, वो इतने ज्यादा डर जाते हैं, इतनी ज्यादा धड़कनें बढ़ जाती हैं, और ऊपर से ब्लॉकेज भी रहती है उनको। ठीक है। फिर मैं तो मास्टर ऑफ मास्टर तो पीनियल ग्लैंड को मैं तो इसी को मानता हूँ। मेरा तो मानना ये कि पीनियल ग्लैंड, जिसे मन बोलते हैं ना, मन, बहुत नॉर्मल भाषा में, कि भाई मन है हमारा ये, तो मेरे मन में ये था, ये वो पीनियल ग्लैंड ही है। ये भी हमारे जो ब्रेन होता है, ब्रेन में एग्जिस्ट होती है। मन हो गया, थर्ड आई हो गया, ये सब इसी के लिए बोला गया है। मेलेटोनिन हार्मोन इससे रिलीज होता है। और मैं आपको बताऊं, कोर्टिसोल और मेलेटोनिन, ये दो, मैं तो मानता हूँ ठीक है, बाकी सारे हार्मोन जरूरी हैं, हर एक ऑर्गन को एक्टिवेट करते हैं, लेकिन पूरी बॉडी में अगर कुछ इफेक्ट है तो मेलेटोनिन और कोर्टिसोल। मेलेटोनिन के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के लिए भी जरूरी है, और बायोलॉजिकल क्लॉक तो पूरी इसी से मेंटेन होती है, सारा का सारा सिस्टम बॉडी का अंदर से। प्लस हमें कितनी गहरी नींद आएगी, हम कितना सोएंगे, कितनी गहरी नींद से कितना हमें आराम मिलेगा, ये सब इस मेलेटोनिन के लेवल पे ही जाके आप देखते हैं बुक मिलेगी। ठीक है, तो पीनियल ग्लैंड होगी मास्टर ऑफ मास्टर। फिर जो है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में जो है टेस्टिस होते हैं। ठीक है। और ओवरीज होती हैं फीमेल में। टेस्टोस्टेरोन मेल का हार्मोन हो गया, और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन फीमेल के हार्मोन हो गए, जो स्पेसिफिकली जो है ओवरीज से निकलते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा प्रोडक्शन इनका क्रॉस भी रहता है। तो ये भी हमारी एंडोक्राइन सिस्टम का ही पार्ट है। और एक ध्यान रखना, पीनियल ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, इनका, और हाइपोथैलेमस, पीनियल, पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस, इन तीनों का इफेक्ट नीचे जो ग्लैंड्स आ रही है ना हमारी बॉडी में, इन पे भी रहता है। ठीक है। फिर हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस भी ब्रेन में ही होती है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड को मैनेज करती है, लेकिन फिर मैंने बताया कि मास्टर ऑफ मास्टर तो पीनियल ही है। भले ही मेडिकल बुक्स में उसको ना माना गया हो, लेकिन मास्टर ऑफ मास्टर पीनियल ग्लैंड ही है। हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड, ये दोनों एक दूसरे के साथ मिल के काम करती है। जब इनका पूरा चार्ट आप देखेंगे, पहले मैंने एक बैच में बताया था अच्छे तरीके से, उसकी वीडियो मिलेगी तो मैं भेज दूंगा ग्रुप में, एंडोक्राइन सिस्टम की। तो हाइपोथैलेमस है ये, पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ मिलके काम करती है। या आप पिट्यूटरी ग्लैंड को, हालांकि मेडिकल टर्म में पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड बोला गया है, और हाइपोथैलेमस को सुपर मास्टर ग्लैंड या मास्टर ऑफ मास्टर, लेकिन मैंने बताया कि मेरा मानना ये है, या जो भी थोड़ा सा अगर एंशियंट इंडिया के साथ, अपने पुराने जो मान्यता है उनके साथ जुड़ के, या पुराने आयुर्वेद के साथ जुड़ के अभी मेडिकल साइंस को देखेगा, वो समझेगा कि पीनियल ग्लैंड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, उसकी वजह से ही फिर सारी चीजें अच्छे से सीक्रेट होती है। लेकिन हाँ, नॉर्मली पढ़ेंगे तो आपको पिट्यूटरी मास्टर ग्लैंड जो नीचे की सभी ग्लैंड पे कंट्रोल करती है, और हाइपोथैलेमस जो पिट्यूटरी पे भी कंट्रोल करती है। ठीक है, तो ये सारे हमारे ग्लैंड हो गई। हमारी मीटिंग भी एंड होने वाली है। अब अगली क्लास से जो मंडे को होगी, हम जो है इनसे रिलेटेड जो डिजीज है उनको मैं जो है कलेक्ट कर